हेलो फ्रेंड्स, पीडियाट्रिक यूरोलॉजी क्लास में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंटीनेटल हाइड्रोनेफ्रोसिस। पहले हम ये समझते हैं कि एंटीनेटल हाइड्रोनेफ्रोसिस होता क्या है। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में जब हमें ये पता चलता है कि जो फीटस है उसके किडनी में स्वेलिंग है, उसको हम एंटीनेटल हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब होता है यानी कलेक्शन ऑफ द यूरिन इनटू द पेल्विक कैलिसल सिस्टम ऑफ द किडनी, यानी किडनी के अंदर यूरिन कलेक्ट हो जाता है और वो सूजन जो दिखती है उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। एंटीनेटल का मतलब होता है बिफोर बर्थ, यानी जन्म से पहले ही चीज़ अपीयर हो जाती है। इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं? एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड स्कैन से, जिसको हम एनोमली स्कैन कहते हैं, लेवल 2 स्कैन भी कहते हैं, जो हम फीटस की एबनॉर्मेलिटी को डिटेक्ट करने के लिए करवाते हैं। और ये 16 से 20 वीक्स पर होता है। पहले हम ये समझ लें कि किडनी का फंक्शन कैसे स्टार्ट होता है, किडनी कैसे बनता है एम्ब्रियोलॉजिकली। किडनी दो पार्ट में डेवलप होता है। एक होता है उसका पैरेन्काइमा जो मेटानेफ्रोस से बनता है, और दूसरा होता है उसका कलेक्टिंग सिस्टम यानी पेल्विक कैलिसल सिस्टम और यूरेटर जो कि यूरेटिक बर्ड से बनता है। इन दोनों के फ्यूजन से पूरा यूरिनरी सिस्टम किडनी के साथ बनता है और इसका फंक्शन 12 वीक्स के बाद स्टार्ट होता है, और 12 वीक्स के बाद ही यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। इसलिए 16 वीक्स पर हम एनोमली स्कैन करवाते हैं। आमतौर पर पेल्विक कैलिसल सिस्टम और यूरेटर विजिबल नहीं होता, लेकिन जब ये विजिबल होने लग जाए तो फिर हमें इसे फॉलो करना होता है, इसका मेजरमेंट करना होता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस कब डिफाइन करते हैं? तो फ्रेंड्स, सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर अगर रीनल पेल्विस एपीटी डायमीटर, जिसको हम कहते हैं पेल्विस का डायमीटर, जिसमें सूजन जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं कि अगर वो 4 मिलीमीटर से ज़्यादा है सेकंड ट्राइमेस्टर में, तो हम उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस की कैटेगरी में रख सकते हैं। 2 वीक्स यानी 32 हफ्ते के बाद प्रेगनेंसी में अगर यही स्वेलिंग 7 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो इसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस की कैटेगरी में रखेंगे। इसकी हम क्लासिफिकेशन भी करते हैं जो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर होती है। सेकंड ट्राइमेस्टर में 4 मिलीमीटर, 7 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, ये इसकी फिगर्स हैं। और थर्ड ट्राइमेस्टर में 7 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर और 15 मिलीमीटर, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि स्वेलिंग एक किडनी में है या दोनों किडनी में है। स्वेलिंग यूरेटर को भी इन्वॉल्व कर रही है, यूरेटर डायरेटेड है, ब्लैडर डायरेटेड थिकंड है, और क्या पोस्टीरियर तरफ विजिबल है। उस कंडीशन को हम कीवोल साइन कहते हैं, और उस कंडीशन में हम ये मान के चलते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन लोअर ट्रैक्ट में है और जिसका असर दोनों किडनीज पर हो सकता है। ये थोड़ा ग्रेव सिचुएशन है जिसको हमें रिगरसली फॉलो करना है। इसके साथ ही हम एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम भी देखते हैं, क्योंकि यूरिन ही एमनियोटिक फ्लूइड बनाता है। जो फिटल यूरिन है उससे एमनियोटिक फ्लूइड बनता है और उसी से लंग मैच्योरेशन होते हैं। तो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स और उसका वॉल्यूम देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसको भी हम कंसिडर करते हैं प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स। जिनका एमनियोटिक फ्लूइड कम होता है, जिन बच्चों में कि उनमें लंग मैच्योर नहीं होते और उन्हें फ़ौरन हमें ऑक्सीजन सपोर्ट देना होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक्स्ट्रा रीनल एनोमलीज तो नहीं है, यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, स्पाइना बाइफिडा है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम है, ये सब नॉर्मल है कि नहीं है, ये सारा के सारा हम एनोमली स्कैन में देखते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं आइसोलेटेड हाइड्रोनेफ्रोसिस की, एंटीनेटली जो डिटेक्ट होता है उसके लिए। तो फ्रेंड, जब ये सेकंड ट्राइमेस्टर में 4 मिलीमीटर के ऊपर अगर इसका मेजरमेंट है एपीडी डायमीटर का, तो हम इसको फॉलो करते हैं। मोस्टली 70% ऑफ द केसेस, माइल्ड केसेस, ये अपने आप रिजॉल्व हो जाते हैं बिफोर प्रेगनेंसी या जस्ट आफ्टर प्रेगनेंसी, इसलिए इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। हाँ, जो सीवियर है या जहाँ पर लोअर ट्रैक्ट भी इन्वॉल्व है या जहाँ ब्लैडर और यूरेथ्रा भी हमें डायरेक्टेड लग रहा है या एसोसिएटेड एनोमलीज हैं, तो हमको उनको बहुत ध्यान से फॉलो करना है। हमें गायनिकोलॉजिस्ट के टच में भी रहना है और एक हमें पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करना है। उसके कंसल्टेशन के साथ हमें अपने प्रेगनेंसी को आगे लेकर चलना है, ताकि जब डिलीवरी का टाइम हो तो एक अच्छे सेंटर पर जहाँ पर नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट हो और पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट की टीम हो, तो वहाँ पर हमें बेबी को डिलीवर करना है। कि जब बेबी डिलीवर हो जाए तो फिर हमें ओवरऑल उसका एग्जामिनेशन करना है। एक रिपीट स्कैन हो गई, वहाँ पर बेबी को एग्जामिनेशन किया जाता है कि उसके जेनिटेलिया नॉर्मल हैं, यूरिन सही से पास कर रहा है, किडनी पैल्पेबल नहीं है, ब्लैडर पैल्पेबल नहीं है, स्पाइन नॉर्मल है, रेस्पिरेशन नॉर्मल है, कि सारा एग्जामिनेशन किया जाता है। कि अगर बेबी अच्छे से यूरिन पास कर रहा है तो एक अच्छा साइन है। और अगर सीवियर कंडीशन है, जिसे लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हम कहते हैं, जिसमें दोनों किडनीज इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो वहाँ पर हमें फिर कैथेटराइज करना पड़ता है, ऑक्सीजन सपोर्ट देना पड़ता है, आईवी लाइन पर लेना पड़ता है, और फिर उसके बेसिक इन्वेस्टिगेशन हम लेबोरेटरी में भेजते हैं, जिनमें सीबीसी, रीनल फंक्शन टेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट, एबीजी,
इन सब की वैल्यूज हमें मालूम होनी चाहिए ताकि हम अकॉर्डिंगली उसको बेबी को स्टेबलाइज कर सकें इंटेंसिव केयर यूनिट में। फिर जब बेबी स्टेबलाइज हो जाए तो हम एक डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड स्कैन जो एक्सपर्ट सोनोलॉजिस्ट होते हैं उनसे हम करवाते हैं, जिसमें हम किडनी के सारे डायमेंशंस को देखते हैं। उसमें पेल्विक कैलिसल सिस्टम के डायलिटेशन को हम देखेंगे, रीनल पैरेन्काइमा की थिकनेस हम देखेंगे, उसके इकोजेनिसिटी हम देखेंगे, CMD हम देखेंगे, रीनल कॉर्टिकल सिस्ट को हमें देखना है, पेरिनेफ्रिक यूरिनोमा अगर है तो उसको हमें देखना है, APD को हमें कंसिडर करना है, ये देखना है यूनिलैटरल है स्वेलिंग या बायलैटरल है, दोनों किडनीज में है। फिर लोअर ट्रैक्ट का हमें देखना है कि यूरेटर डायलेटेड है या नहीं, ब्लैडर विजिबल है, थिकंड है, इसको हमें देखना है, और साथ ही साथ पोस्टीरियर थोरैक को भी हमें देखना है। ये जो क्लासिफिकेशन यहाँ पर होगा इसको हम कहते हैं सोसाइटी ऑफ फीटल यूरोलॉजी का क्लासिफिकेशन, जिसकी ग्रेडिंग यहाँ पर बदल जाएगी आफ्टर बर्थ। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ग्रेड 1 और 2 माइल्ड और डिग्री में आता है, 3 और 4 सीवियर डिग्री में आता है। उसके बाद हम एक MCU करवाते हैं कि उसमें डाई डाली जाती है बेबी की यूरेथ्रा के थ्रू। उसमें हमें पोस्टीरियर वॉल का पता चलता है, रिफ्लक्स का पता चलता है, और ब्लैडर की इमेज भी हम देख सकते हैं। और फिर जब बेबी 6 वीक्स का हो जाए तो हम एक रीनल स्कैन करवाते हैं। अब हम कॉजेज़ पर आ जाएं कि इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 70% ऑफ द माइल्ड केसेस है वो अपने आप रिजॉल्व हो जाते हैं, उसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो रिजॉल्व नहीं हो पाते, स्वेलिंग परसिस्ट करती है या इंक्रीज होती है, तो उनके कॉजेज़ को हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि कहाँ हमें सर्जरी की ज़रूरत है, कहाँ हमें ऑब्जर्वेशन करना है और कितने टाइम तक हमें करना है। तो कॉजेज़ को, हाइड्रोनेफ्रोसिस के कॉजेज़ को कि हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला है ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज, दूसरा है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज। ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज में हम सबसे पहले ऊपर से अगर हम चलते हैं तो मोस्ट कॉमन है PUJ ऑब्स्ट्रक्शन, यानी पेल्विस और यूरेटर जहाँ मिलते हैं उस जंक्शन का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। वो इंट्रिंसिक भी हो सकता है या एक्सटेंसिक भी हो सकता है, एबनॉर्मल वेसल की वजह से या एबनॉर्मल उनके फ्यूजन की वजह से। ये पार्शियल भी हो सकता है, कंप्लीट भी हो सकता है। उसके नीचे अगर हम आते हैं तो फिर ऑब्स्ट्रक्टिव मेगा यूरेटर हो सकता है, जो कि जहाँ यूरेटर ब्लैडर मिलते हैं वहाँ पर उसका ऑब्स्ट्रक्शन होता है उस जंक्शन का, तो उसकी वजह से यूरेटर भी डायलेटेड होता है और किडनी में भी स्वेलिंग आ जाती है। फिर है डुप्लेक्स किडनी विद एक्टोपिक यूरेटर। एक ही साइड 2 किडनी सिस्टम होते हैं और उनकी जो इंसर्शन होता है वो एक एबनॉर्मल जगह पर होता है जहाँ पर यूरिन फ्रीली फ्लो नहीं कर पाता, ड्रेन नहीं कर पाता, इसकी वजह से सूजन अपीयर होती है। फिर आगे चलते हैं तो यूरेटिसोल होता है जो ब्लैडर में होता है, यूरेटिक ओपनिंग में, उसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। लोअर डाउन अगर हम चलते हैं तो फिर ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन की कॉजेज आती हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन है PUV यानी पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्स, जिसमें हमें केबल साइन मिलते हैं अल्ट्रासाउंड में और जिसको हम MCU से डिटेक्ट करते हैं। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज में वेसिको यूरेटिक रिफ्लक्स से न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो सकता है, प्रून बेली सिंड्रोम हो सकता है, और इसके अलावा कुछ रेयर कॉजेज हैं। सभी चीज़ों को हम कलेक्टिवली कंसिडर करते हैं। जैसा मैंने कहा कि SFU ग्रेडिंग करते हैं, UTD क्लासिफिकेशन को हम लेते हैं और ऑनेंस क्लासिफिकेशन को लेकर फिर हम डिसाइड करते हैं कि स्वेलिंग को हमें किडनी को ऑब्जर्व करना है या कि इंटरवेन करना है तो कब करना है और कैसे करना है। कि डायग्नोसिस लेवल, किडनी का फंक्शन सारा कंसिडर करते हैं और उसके बाद अगर ज़रूरत हुई, क्योंकि हमारा जो एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो हमारा है किडनी को सेव करना। कि अगर फंक्शन स्टेबल है तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन अगर डिटीरियोरेट हो रहा है, पैरेन्काइमा थिकनिंग कम हो रही है, तो फिर हमें उसको ट्रीट करने के लिए इंटरवेंशन भी करना पड़ सकता है। इंटरवेंशन लोअर ट्रैक्ट का भी ऑब्स्ट्रक्शन है तो हम उसके लिए सिस्टोस्कोपी करते हैं, जो बहुत ही एक छोटी दूरबीन होती है, उसमें चैनल होते हैं, तो लेज़र से या बग्बी से या फाइन इंस्ट्रूमेंट से हम उसे फलग्रेट कर देते हैं और यूरेथ्रा को ओपन कर देते हैं ताकि फ्री ड्रेनेज हो सके और किडनी से को हम सेव कर सकें, ब्लैडर को स्टेबलाइज कर सकें। VUR अगर है तो हम एंटीबायोटिक प्रोफिलाक्सिस स्टार्ट कर देते हैं, या फिर मोस्ट कॉमन PUJ अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो फिर हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं और उसे रिपेयर कर सकते हैं। उस पार्ट को हम निकाल देते हैं और एक नया पेल्विक यूरेटिक जंक्शन हम बनाते हैं DJ स्टेंट के ऊपर, और बच्चे का किडनी ड्रेन होने लग जाता है। मैसेज यही है कि जितना भी एंटीनेटल हाइड्रोनेफ्रोसिस हमें डिटेक्ट होता है रूटीन लेवल 2 स्कैन पर, तो 70% ही अपने आप रिजॉल्व हो जाते हैं, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ हमें एक पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट के कंसल्टेशन में हमें रहना है, फॉलो करना है, रेगुलर फॉलो करना है, और हमें देखना है कि वो स्वेलिंग बढ़ रही है, कम हो रही है, और ऑब्स्ट्रक्शन है तो किस लेवल पर है, उसे कब इंटरवेन करना, और अच्छे सेंटर पर डिलीवरी करवानी है हमें। और जैसा भी आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत हो, आप अपने नियर बाई पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट से या हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।